सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम तक यूपी में मंत्रिमंडलीय विस्तार को लेकर जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज किसान सम्मेलन है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल में 6 से 7 मंत्री शामिल हो सकते हैं। जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। संगीता बलवंत बिंद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ए.के. शर्मा, तेजपाल नागर भी मंत्री बन सकते हैं। बेबी रानी मौर्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तो मंत्रिमंडल में 6 से 7 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। और रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं, विशाल पांडे मेरे साथ हैं। विशाल, कई चेहरों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज शाम तक मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी इस वक्त मिल रही है, किसान सम्मेलन के बाद यह विस्तार संभव है। इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है आपके पास? जितेंद्र प्रसाद का नाम भी रेस में शामिल है। देखिए, कुल 6 से 7 मंत्री आज बनाए जाने हैं। यूपी सरकार का ये इस कार्यकाल का एक तरह से आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार माना जाएगा। और इसमें जो 6-7 नामों की चर्चा है, सबसे पहला नाम जितेंद्र प्रसाद, जो कि अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, शाहजहांपुर से हैं। दूसरा नाम आता है संगीता बलवंत बिंद का। ये पूर्वी यूपी के गाजीपुर सदर विधानसभा से विधायक है। और ख़ासतौर पर बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, ये जो एक जातियों की राजनीति इन दिनों यूपी में चल रही है, उसे साधने के लिए इनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इनके नाम पर चर्चा बहुत तेज है कि ये भी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम यूपी से गुर्जर समुदाय से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे आगे नाम जो चल रहा है दादरी विधानसभा से तेजपाल नागर का, क्योंकि इस वक्त अभी पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय की आज एक महापंचायत भी होनी है, जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर एक विवाद पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। इसके साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य के नाम की भी चर्चा है। हालांकि उन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो इसलिए थोड़ी संभावना कम भी लगती है। लेकिन अभी इस पर थोड़ा इंतजार और करना होगा। यानी जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले करना चाहती है। खासतौर पर ओबीसी और एससी वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी इस विस्तार को आगे कर रही है। इसमें एक ब्राह्मण यानी जितेंद्र प्रसाद को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद को जब बीजेपी में शामिल कराया गया था, उसी वक्त से इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि जितेंद्र प्रसाद को जरूर मंत्री बनाया जाएगा, कोई अच्छा विभाग दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के प्रमोशन भी हो सकते हैं, जिसमें एक जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं। उन्हें शायद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि लोध वोट बैंक को लेकर भी बीजेपी काफी अपनी रणनीति बना रही है। और कल्याण सिंह के निधन के बाद उस परिवार को एक सम्मान देकर उनके पश्चिम यूपी और विशाल, मैं लौट रही हूं आपके पास। मेरे साथ रवि त्रिपाठी मेरे संवाददाता दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, मैं आऊंगी आपके पास। अजीज खान साहब मेरे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है एसपी के। आलोक अवस्थी को मैं देख पा रही हूँ, जो कि स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के। आलोक अवस्थी, जिस तरीके से लगातार कयास थे, आखिरकार वो दिन वो वक्त आ ही रहा है जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा यूपी में। लेकिन जिस तरीके से कयास थे, उन्हीं पे मैं बात करना चाहूंगी। क्षेत्रीय समीकरणों की बात जिस तरीके से की जा रही है, और साथ ही साथ जो कास्ट और कम्युनिटी का फैक्टर रखा जा रहा था, उसी की तर्ज पर एक्सपेंशन हो सकता है। और केंद्र की मोदी सरकार में जिस फॉर्मूले को अपनाया गया था, उसी फॉर्मूले की तस्वीर हम आज शाम के एक्सपेंशन में देख सकते हैं। यानी कि युवाओं का भी प्रतिनिधित्व हो सकता है इस नई कैबिनेट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, वो एक बहुत अभूतपूर्व बहुमत लेकर के आई थी और लगातार बराबर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी जिस समय भी मंत्रिमंडल की का जो है गठन करेंगे, वो निश्चित रूप से जो है सीएम ऑफिस से आपको बताया जाएगा। अभी अपुष्ट खबरें हैं, मीडिया के द्वारा बातें आ रही हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी कोई संदेश नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हम एक कयास लगा सकते हैं कि विस्तार चूंकि संभावित कई बार से होता आ रहा है, कई बार कहते आए हैं कि लोग जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी अपुष्ट खबरें हैं और अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्र के लोगों का जो है जुड़ाव है। तमाम वर्गों को मंत्री यहाँ बने हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, उन सबको जमीन तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और
जितने भी वर्ग हैं हमारे यहाँ उन सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। यदि उचित समझा जाएगा तो जरूर योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, लेकिन अभी पुष्टि नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल उस पुष्टि के इंतजार में सभी। हालांकि जो जानकारी इस वक्त आ रही है, आज शाम तक कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। किसान सम्मेलन चूंकि जारी है, उसके संपन्न होने के बाद ये एक्सपेंशन की बड़ी तस्वीर हम देख सकते हैं। एक लंबा इंतजार था, उन संभावनाओं पर, उन कयासों पर विराम लगेगा, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे। मेरे साथ अजीज खान साहब है। अजीज खान साहब, जिस तरीके से हमने प्रांतीय मुद्दों की बात करी है, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करी है, जातीय मुद्दों के समीकरणों को साधने की ये भी एक महज एक कवायद हो सकती है। आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आज शाम को होने वाले उस कैबिनेट एक्सपेंशन पर, जिसमें सभी वर्गों को साधने का एक प्रबल दावेदारी, एक प्रबल तस्वीर हम देख पाएंगे आज शाम तक? अजीज खान साहब। देखिए निधि जी, मैं अभी आलोक अवस्थी जी को सुन रहा था। जैसे वो गाना है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर 4.5 साल के अंदर अगर काम कर लेते और बेहतरीन काम करते, जमीनी स्तर पर काम करते माननीय योगी जी, तो शायद ये दिन देखने को नहीं पड़ता कि जब 4 महीने चुनाव के बचे हुए हैं तो आज कैबिनेट को एक्सपेंशन की जरूरत पड़ गई। ये वाकई में बहुत दुखद है। शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ ये शायद पहला वाकया होगा कि आज लोगों को साधने के लिए, लोगों के बीच में ना काम करके उनको साधने के लिए अगर काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति ना पैदा होती। आज आप देखें कि जनता को साधने के लिए, लोगों में एक संदेश देने के लिए क्या है ये कैबिनेट का एक्सपेंशन। हकीकत ये है, जिस पिछड़े समाज की बात की जा रही है, आप पिछड़ों को साधेंगे, ब्राह्मण को साधेंगे। अरे वही ब्राह्मण है जिनके 4.5 साल में बड़े स्तर पे जिनकी हत्याएं हुई हैं, बड़े स्तर पे हत्याएं हुई हैं। दूसरी बात निधि जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप इस बात को समझिए, यही पिछड़ा समाज है। अभी थोड़े दिन पहले इसी केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि मैं जातीय जनगणना नहीं कराऊंगा। अब आप समझिए, इनका चेहरा देखिए कि जातीय जनगणना अगर होती तो शायद ओबीसी समाज का, पिछड़े समाज का कल्याण होता। क्योंकि जिस तरीके से 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसके आधार पर उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। 90 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन अगर नहीं बदली तो बीजेपी की सोच नहीं बदली। आप इस बात को समझिए कि 90 साल में जो 90 साल पहले की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। क्यों नहीं ये जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, इसका जवाब दे। ये अजीज खान साहब, मैं आलोक अवस्थी के पास जाती हूं। आलोक अवस्थी, मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम तक संभव है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है, और जिस तरीके से अलग अलग समुदाय, अलग अलग चेहरे, क्या युवाओं का प्रतिनिधित्व इस नए कैबिनेट में हो सकता है, उसको लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस है। लेकिन उससे तर अजीज खान साहब का सवाल है, जिसके साथ उन्होंने अपनी चर्चा की शुरुआत की, कि इस टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। उस टाइमिंग पर आप क्या कहिएगा आलोक अवस्थी? निधि जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब घरों में बैठे रहे, 4 साल तक निकले नहीं है। अब चुनाव आ गया है तो कई तरह के मुद्दों को लेकर के बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको घर में बैठा चुकी है। आप देखिए, लगातार सारे जितने भी चुनाव हमारे हुए हैं, चाहे दोनों लोकसभा के चुनाव हुए हो, चाहे नगर निगमों में चुनाव हुए हो, नगर निगम में तो खाता तक नहीं खुल पाया समाजवादी पार्टी का, एक भी मेयर नहीं जिता पाए। जो उपचुनाव भी विधानसभा के हुए हैं, 12 उपचुनाव हुए थे, उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इनका कहीं पर भी जो है कोई स्कोप है नहीं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी करना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ा विस्तार दिया, इन्होंने छेड़ दिया बात को जो है पिछड़ों के जो है जनगणना को लेकर के। 1951 से जो है ये नीति चली आ रही है कि हम जो है इसमें खाली जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषाई समूहों को और धार्मिक आधार पर जो है गिनती होती आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में शामिल थी 2011 में, बहुजन समाज पार्टी शामिल थी, क्यों नहीं करवा लिया? कांग्रेस की सरकार उस समय थी, आपके बल पे सरकार चल रही थी, उस समय आपने तो ये बातें नहीं उठाई, राष्ट्रीय जनता दल ने भी नहीं उठाई। आज इस तरह की बातें करना इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो परिपाटी चली आ रही है हमारी सरकार ने उसी को आगे बढ़ाया है। 1951 में से ये परिपाटी चली आ रही है जनगणना की। जहां तक कि इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम नहीं किया, तो मुझे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 में उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो 2,20,000 करोड़ रुपए होता था, जो अब बढ़कर के 2021 में 5,57,000 करोड़ हो गया है। तो ये बजट ऐसे ही नहीं बढ़ा है। जीडीपी जो है 10 लाख करोड़ से बढ़कर के आज 22,50,000 करोड़ रुपए हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। ये सारा योगी आदित्यनाथ जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। पहले प्रदेश की पहचान दंगाग्रस्त प्रदेश की पहचान थी कि दंगे होते थे, यहाँ पे अपराधियों की पक्की पौबारा होती थी, यहाँ से व्यापारी पलायन। आलोक अवस्थी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें, आज शाम
यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विशाल पांडे मेरे साथ है। विशाल पांडे, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के दौरे पर थी, उनकी यूपी में वापसी हो चुकी है, ऐसे भी तमाम कयास है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक मुलाकात कर सकते हैं और ये एक्सपेंशन हम कब तक देख सकते हैं, क्योंकि किसान सम्मेलन पर भी नजर सबकी टिकी हुई है, उसके बाद ये एक्सपेंशन आज संभव है। क्या बिल्कुल आज शाम को कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से संभव है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें मैं एक बार जो नाम अभी सूत्रों से मिल रहे हैं जिसकी औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जिसमें पहला नाम जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण हैं, दूसरा नाम संगीता बलवंत बिंद जो कि केवट मल्लाह निषाद समुदाय से आती हैं, तीसरा नाम धर्मवीर प्रजापति जो कि आगरा से हैं, एमएलसी हैं, मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं, चौथा नाम तेजपाल नागर का सामने आ रहा है जो कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट से विधायक हैं, गुर्जर समुदाय से आते हैं। इसी तरह से पांचवा नाम पलटू राम का सामने आ रहा है जो कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की एक सुरक्षित सीट है जहां से विधायक हैं और वो एससी समुदाय से आते हैं। इसी तरह से एक नाम है छत्रपाल गंगवार का जो कि कुर्मी बिरादरी से हैं और बरेली के बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं। यानी ओबीसी, एससी और अति पिछड़ा, इसके साथ ही साथ निषाद और ब्राह्मण वोट बैंक को सहेजने की पूरी कोशिश इस वक्त बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। ये 5-6 नाम अभी तक चर्चा में सामने हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, देर शाम तक जो शपथ ले सकते हैं। इनके पीछे बीजेपी का मकसद सिर्फ इतना है कि जो जातिगत समीकरण है, जो जातिगत संतुलन है उसको बनाकर रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पिछले हम 6 महीने से राजनीतिक हलचल देखें उसमें चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, ये सभी अपने अपने जातिगत समीकरण को फिट करने में जुटे हैं और सबसे ज्यादा जो लड़ाई चल रही है वो ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। इससे पहले जब केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यूपी से कई ओबीसी चेहरे और ब्राह्मण चेहरों को जगह दी गई और एक बार फिर अब जब यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं विस्तार, तो इसमें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद, एससी चेहरे के तौर पर पलटू राम का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि निषाद समुदाय 4% के आसपास उत्तर प्रदेश में है और संजय निषाद का नाम आगे फिलहाल नहीं सामने आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। देखना होगा शाम तक क्या वो इसमें जगह बना सकते हैं या नहीं। उनकी जगह संगीता बलवंत बिंद जो कि बीजेपी की अपनी विधायक हैं, गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं और इस समाज का प्रतिनिधित्व एक तरह से करती हैं, उनको जगह देने की तैयारी बीजेपी फिलहाल यहां पर उत्तर प्रदेश में कर रही है। तो इससे यह साफ होता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो पूरा जातिगत समीकरण है उसको सही करने में बीजेपी इस वक्त जुटी है, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। 3 महीने का वक्त कुल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऐलान में बाकी है। इस 3 महीने में मंत्री कोई विशेष काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, जो उनके समाज को या उनकी जातियों को मैसेज देना है कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चल रही है, ये पूरी उसी की कवायद यहां पर बताई जा रही है और इसके जरिए अगर आगे देखें तो कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी संभव हो सकता है। बिल्कुल, रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ है। विशाल पांडे, रवि, कुछ का प्रमोशन, कुछ का डिमोशन, यानी कि कुछ को पदोन्नति मिल सकती है, कुछ की छुट्टी हो सकती है, जिस तरीके से जिक्र किया, लेकिन ये फॉर्मूला दरअसल क्या हो सकता है? सभी वर्गों को साधने का फॉर्मूला, युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का फॉर्मूला हो सकता है। सेंटर में जो फेरबदल हमने देखा था हाल ही में, उसकी तर्ज पर यूपी में जो आज विस्तार होने वाला है उसकी बड़ी तस्वीर हम देख पाते हैं। साथ ही साथ जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसकी नाराजगी को दूर कर उनको साधने की कोशिश, और जो ओबीसी को लेकर जगह जगह संवाद गोष्ठियों का आयोजन हुआ था उसकी भी तस्वीर हमने देखी थी। तो लग क्या रहा है? शाम तक का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन इसी को लेकर सवाल उठ रहे कि ये फॉर्मूला दरअसल गठजोड़ का क्या हो सकता है, जिसमें नए नए चेहरे हम देख पाएंगे, युवा भी हो सकते हैं शामिल। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, छोटा स्टेट है नहीं। पूरब की अलग समस्या है, पश्चिम की अलग समस्या है, अगर मध्य इलाके की देखें तो अलग समस्या, और तीनों सभी इलाकों को आपको साधना है। और पश्चिम में जिस तरह से किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जाटों में एक नाराज़गी है, जो गुजर अगर समुदाय का किसी को बनाया जाता है तो गुजर जाट जो इस इलाके में बहुलता है उसमें किसी न किसी को साधना पड़ेगा। तो आपको हर क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना है। जातीय समीकरण की बात कीजिए, देखिए मायावती जो है दलित उससे हैं और सबसे बड़ी नेता है देश की आज। तो वैसी स्थिति में उनके जो जाटो समुदाय है जो उनको वोट करता है एक तरफा, उसके अलावा जो दलित समुदाय है उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, उसको भी इसमें देखा जा सकता है मंत्रिमंडल में। ओबीसी की बात करते तो ओबीसी में बड़ा फेस एक तरह से अखिलेश यादव ओबीसी से आते हैं, यादव समुदाय आता है, तो यादव के अलावा जो ओबीसी से कास्ट है उसको किस तरह से अपने साथ साथ बीजेपी यही करती है। नॉर्मली जो भी मजबूत कास्ट होता है ओबीसी का, उसके खिलाफ जो बाकी कास्ट होता है जिनको मौका नहीं मिलता आज तक सत्ता में भागीदारी का, उनको अपने साथ खड़ा कर लेती है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे किसी भी स्टेट में
पे तो बीजेपी की रणनीति अभी तक कामयाब रही है। तो मुझे लगता है बीजेपी इसी सेक्टर पर काम करेगी। ओबीसी में यादवों के अलावा जो बाकी कास्ट है जो बीजेपी के साथ आज तक खड़े रहे, उनको कैसे साधा जाए, किस तरह से ब्राह्मण जो नाराज हैं, इसकी नाराजगी का फायदा सपा भी उठाना चाहती है, बसपा भी उठाना चाहती है। और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर 10 से लेकर 14% तक है। तो इस तरह ये इतने बड़े वोटर को नाराज करके भी नहीं चल सकते। तो इस वोटर को साधने के लिए आप एक उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे। जितिन प्रसाद की बात आ रही है, इसके अलावा और भी चीजें कहते, तो कहीं ना कहीं आपको जातीय समीकरण भी साधना है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है। और रवि त्रिपाठी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का ये मौका बहुत खास है। तरकश में तीर बहुत ज्यादा है, उसको निशाने पर लगाने की कवायद आज एक बड़ी तस्वीर के तौर पर इस एक्सपेंशन में नजर आ सकती है। आलोक अवस्थी, शुक्रिया आपका। एजाज खान साहब, आपका बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.